हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज एनिमल फिजियोलॉजी में हम सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं आप एनिमल फिजियोलॉजी का। पहले तो हमने एंडोक्राइनोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंसेक्ट में जो मोल्टिंग हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेटा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली पहले आज इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन हम स्टार्ट करेंगे मेल को। ठीक है, तो चलिए बेटा मेल के बारे में सबसे पहले यहाँ पे डिटेलिंग एक बार कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं पहले तो इसको। ठीक है, चलिए। तो जैसे बेटा आपको पता होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन है क्या बेटा? तो देखो री और यहाँ पे एक बन रहा है आपका क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, तो री का मतलब होता है बेटा वंस अगेन, मतलब आप फिर से अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक टॉपिक आ जाएगा वंस अगेन। ठीक है, एंड प्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा बेटा आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, यंग वंस। ठीक है, यंग वंस। ओके, तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये कि मेल और फीमेल पेरेंट्स मिलकर के गैमेट बनाते हैं और उस गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे आप ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं या तो फिर चाहे तो प्रोजेनी भी नोट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बाय दी क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे न्यू प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2% मिलेंगे बेटा, मेल प्लस फीमेल। मेल से प्रोवाइड होगा स्पर्म और फीमेल से प्रोवाइड होगा क्या, ओवम। ओके, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बेटा जाइगोट, और जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो कि ह्यूमन के जैसा ही होता है। तो बेसिकली यदि हम बात करें इसका, अच्छा ये बताओ भाई, ये गैमीट जो है बेटा यही तो मेन है ना, मेल और फीमेल गैमेट की जब बात कर रही है, बात चल रही है यहाँ पे, ये स्पर्म है, तो यहाँ पे गैमेट बनते क्या है बेटा? ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। और हमको आज कवर करना है बेटा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने तरह के होते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इसको डेवलप कराती है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड मेजर टॉपिक हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, क्या बोलेंगे, सिस्टम। और दोनों को सेपरेट कर लो बिहाफ ऑफ मेल एंड फीमेल। तो चलिए इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी में हम बना लेते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सिस्टम बना लेते हैं, और दूसरी कैटेगरी में हम बना लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा आपका फीमेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या बोल देंगे इसको, सिस्टम कह देंगे। तो पहले क्या करना है अपने को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि भाई जो मेल है बेटा उसमें एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानेंगे, और इसको हम कह देंगे बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह देंगे। ठीक है, ये दो कैटेगरी में आपको यहाँ पे डिवाइड करके रखना है। सेम फीमेल भी यही होगा। अब यहाँ पे देखो यार, प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बेटा, प्राइमरी जो मोस्ट असेंशियल होता है
और इसका काम है गैमीट को बनाना। तो प्राइमरी उसको कहेंगे जो गैमीट बनाता हो। तो आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, गैमीट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट कौन करता है, तो जैसे यहाँ पे मेल में बेटा टेस्टीज में, ठीक है, वन पेयर मतलब दो पीस बोल सकते हो, या फिर वन पेयर में टेस्टीज प्रेजेंट होती है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मगर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका काम क्या है बेटा, याद रखना, गैमीट को फीमेल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम, पैसेज प्रोवाइड करने का काम इनका होता है बेटा। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग व्हाट, पैसेज बेटा, पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस पैसेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ओके, सेम कंडीशन देखो, अभी हमको ना और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीमेल में हम क्या कर देंगे, कैटेगराइज, सीधा कैटेगराइज कर देते हैं और नाम नोट कर लेंगे। प्राइमरी क्या है समझ में आ गया है, सेकेंडरी क्या है समझ में आ गया है, चीजें क्लियर है। बस हमको यहाँ मेंशन करना है बेटा, प्राइमरी हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंडरी। हाँ यार, प्राइमरी में कौन है, तो प्राइमरी में बेटा यहाँ टेस्टिस है, तो फीमेल में क्या है, ओवरी है। और यहाँ सेकेंडरी में बेटा पैसेज बाहर से लेके चलेंगे, तो सबसे पहले आउटर पार्ट में क्या आएगा, वेजाइना आएगा, फिर आ जाएगा आपका सर्विक्स आ जाएगा, उसके बाद आएगा बेटा यूट्रस, और उसके बाद आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। इतने कंपोनेंट को आप सेकेंडरी ऑर्गन्स में रख सकते हैं। प्राइमरी में आपका ओवरी हो जाएगा, ये भी वन पेयर में प्रेजेंट होता है। अब मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को सीक्वेंस में याद करो बेटा, जैसे टेस्टीज में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है, वो सेकेंडरी में जा रहा है। तो सेकेंडरी में स्टार्ट करेंगे पूरा सीक्वेंस में, तो सबसे पहले आता है बेटा रेटेटेस्टीज। कौन आता है, रेटेटेस्टीज आता है। रेटेटेस्टीज के बाद आता है बेटा वासा इफेरेंशिया, ठीक है, वासा इफेरेंशिया आता है, और वासा इफेरेंशिया के बाद में आता है वासा डिफरेंशिया। इफेरेंशिया आने वाला, डिफरेंशिया जाने वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, वासा इफेरेंशिया डिफरेंशिया के बीच में होता है बेटा एपिडिडाइमिस। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एपिडिडाइमिस मिल जाएगा। अब सीक्वेंस देख लो, रेटेटेस्टीज नंबर 1, वासा इफेरेंशिया नंबर 2, एपिडिडाइमिस नंबर 3, वासा डिफरेंशिया नंबर 4। अब ये डिफरेंशिया जो है बेटा स्क्रूटम से बाहर निकल के जाएगा कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलता हूँ, वास सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, ये जाएगा सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल से जाएंगे बेटा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्रांसफर होगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड से कहा जाएगा बेटा, तो 7th नंबर में आता है बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आएंगे, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आ जाएगा बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आगे जाएंगे तो पेनिस के थ्रू ये बाहर इजैकुलेट हो जाएगा 7, ये 8, और ये हो जाएगा आपका 9th नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस आता है, ठीक है। अब तो भाई ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है बेटा, इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्म में। कहाँ होता है, मीजोडर्म में
टेस्टिस और ओवरी दोनों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है यार, यहाँ पे ओवरी का डेवलपमेंट कहाँ हो गया? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है भाई, एब्डोमिनल कैविटी में इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंड रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, मतलब ये कि हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेगा वन पेयर ऑफ ओवरी। वन पेयर ऑफ ओवरी जो है उसका लोकेशन फिक्स है। मगर मेल में ऐसा नहीं होता। जब डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ टेस्टीज डेवलप्ड इन, कहाँ बनती है बेटा? ये बनती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इन एब्डोमिनल कैविटी। बट जैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट 7 मंथ का होता है, आफ्टर 7 मंथ, ठीक है, तो बेटा 7 मंथ में क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां से हमारा जो टेस्टीज होता है वो डुलते हुए मतलब डिसेंडेड फॉर्म में आ जाता है बाहर एक सैक में, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रूटम कहते हैं। तो जस्ट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज डिसेंडेड, ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी टू, कहा जाएगा बेटा? ये आउटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, टू बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा स्क्रूटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रूटम कहते हैं, जिसमें ये जाके रख जाता है। मगर ऐसा नहीं हुआ तो, इफ टेस्टीज नॉट डिसेंडेड, ठीक है, कंडीशन देखो क्या बोलता है, इफ टेस्टीज नॉट डिसेंडेड, मतलब वो लुढ़कते हुए वहां पे नहीं गया, तो क्या होगा? तो बच्चा जो है, जो बेबी है, बाय बर्थ क्या हो जाएगा बेटा? इनफर्टाइल हो जाएगा। और इनफर्टाइल हो गया तो इसको हम कहते हैं बेटा क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोर्किडिज्म कैसा डिजीज है? तो भाई जब बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और 7 मंथ में यदि उसका टेस्टीज डिसेंडेड होकर के नीचे आ जाए तो नॉर्मल है, और नहीं आ पाया तो उस कंडीशन में जो मेल होता है वो हो जाता है बेटा स्टेराइल। और इसी कंडीशन में ये जो बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि नोट्स में हमने प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज तो हो गई है आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक मैं नोट कर देता हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा। इसमें आता है वन पेयर ऑफ टेस्टीज, वन पेयर ऑफ टेस्टीज, ठीक है, कहाँ? ये इनसाइड स्क्रूटम बेटा, स्क्रूटम में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सीक्वेंस मैंने कहा था सबसे पहले, अब हम स्टार्ट करेंगे रेटे टेस्टीज से। रेटे टेस्टीज से जाएंगे बेटा वास इफरेंशिया, इफरेंशिया के बाद जाएंगे एपिडिडाइमिस,
और उसके बाद जाते हैं बेटा वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया आएगा यहाँ पे, ठीक है। और वासा डिफरेंशिया के बाद जो है, ठीक है, एक बार सीक्वेंस को अपन रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन आता है बेटा रेटिडेस्टिस, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका वासा डिफरेंशिया, ठीक है, देन एपिडिडाइमिस, और उसके बाद आ जाएगा वासा डिफरेंशिया आ जाता है। इसके बाद होता है बेटा ग्लैंड स्टार्ट होती है। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है बेटा आपका सेमिनल वेसिकल आता है, और सेमिनल वेसिकल के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट, ये ग्लैंड्स आते हैं। आपको पता होगा कि ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, यही सीमन का प्रोडक्शन करते हैं बेटा। और उसके बाद जाते हैं अपन कहाँ? बल्बो में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से हम फाइनली पहुंच जाते हैं कहाँ? यूरेथ्रा। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है बेटा, वो एग्जाम में टारगेट होती है, कभी कभी आता है कि भैया इन चार ऑप्शन में से मेजर जो मेन सीक्वेंस होती है वो क्या है, आपसे पूछा जाएगा। तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा बेटा? इजैकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट पाथ है, स्पर्म बनने से लेकर के पूरा एक कंप्लीट पाथवे जो है चलती है। आप नंबरिंग दे सकते हो, रेडिडेस्टिस को 1, डिफरेंशिया को 2 दे दिए, एपिडाइडिमिस को 3, वासा डिफरेंशिया को 4, सेमिनल वेसिकल को 5, प्रोस्टेट 6 हो गया, बल्बो 7 हो गया बेटा, यूरेथ्रा हो गया आपका 8, और पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया 9। ये टोटल पाथवे को हमको सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। तो एक बेसिक क्या क्या चीजें हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा जर्म सेल होता है बेटा, जर्म सेल का नाम है 1 स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। ये एक स्पर्मेटोगोनियम जो होती है, ये कितने नंबर ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो एक गोनियम से टोटल 512 नंबर ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यदि टाइम की बात करें तो लगभग इसमें अपने को लगेगा कितना टाइम? चलिए, इसमें आप यदि टाइम टेकन की बात करेंगे बेटा, तो लगभग ये टोटल नंबर ऑफ सेल को प्रोड्यूस करने में लगभग 74 डेज का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। हमारे बॉडी में पर डे यदि हम बात करें डेटा का, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, पर डे 120 मिलियन नंबर, ठीक है, मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बेटा। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म जो है बेटा आपके मेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और इसका जो लाइफ होती है ना मेल बॉडी के अंदर, तो 1 मंथ या फिर 28 डेज का होता है, ठीक है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेजर सेल जो हमारे डिटेल में हमको पढ़ना है, या फिर जिसका फंक्शन एग्जाम में आता है बेटा, एक तुम्हारा है सर्टोली सेल, ठीक है, एक तुम्हारा क्या है? सर्टोली सेल, और एक सेल है बेटा ICL, नाम क्या है इसका? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग, ठीक है। इस सेल से और सर्टोली सेल का जो मेन परफॉर्मेंस होती है, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। सर्टोली सेल के पास रिसेप्टर है, मतलब ये कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होता है? तो याद रखना, रिसेप्टर फॉर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंटरस्टिशियल सेल के पास होता है बेटा रिसेप्टर फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिसेप्टर ICL में है, और FSH हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो सर्टोली सेल में होता है बेटा, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, उनके पास जो लेडिक सेल के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, वो प्यूबर्टी स्टेज में ही एक्सप्रेस होते हैं। ये जो रिसेप्टर है, इसको आप कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज में ये जो है एक्सप्रेस होता है, और जब प्यूबर्टी एज में ये रिसेप्टर जब एक्सप्रेस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या FSH है, वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो LH हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग जो LH हार्मोन है,
वो सर्टोली सेल में रिसेप्टर का एक्सप्रेशन भी करता है। ठीक है, तो यहां पे देखना बेटा क्या हो रहा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाइंड टू देयर रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर से इसने बाइंड किया, कहां प्रेजेंट था, आईसीएल में। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी क्या रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करता है बेटा, जो मेल का सबसे मेन हार्मोन बोल सकते हैं, ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन, ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गई बात तुम्हारे नॉर्मली फंक्शन बेस्ड की। अब बोलेंगे यार कि भैया ये सर्टोली सेल क्या करता है, तो सर्टोली सेल क्या नहीं करता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल कह सकते हैं मेल बॉडी का, जो कि कौन है, आपका सर्टोली सेल है। ठीक है, तो सर्टोली सेल का सबसे पहला फंक्शन है बेटा नंबर 1, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के कारण इनको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड, क्या है ये, हमारी नर्स होती है बेटा। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल टू स्पर्म फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, एक बड़ा काम हो गया बेटा। दूसरी बात ये रिलीज करता है बेटा, रिलीज MIS एंड इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि अदर हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है। और MIS का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए बेटा, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस में आता है। ठीक है, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस में ये कैटेगराइज होता है। ओके, जब भी कभी की फीटस का डेवलपमेंट होता है बेटा, ठीक है भाई, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डक्ट का डेवलपमेंट होता है। मान लो यदि फीटल डेवलपमेंट हो रहा, तो फीटल डेवलपमेंट के टाइम में हम बात करें बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, पहले 3 महीने के रेंज में यहाँ पे बच्चे का जब डेवलपमेंट हो जाती है, तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ डक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है भाई, 2 टाइप्स ऑफ डक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो 2 तरह के अलग अलग जो आपके डक्ट बने हैं बेटा, उसके नाम क्या क्या है। एक का नाम है बेटा नंबर 1, देखना तो, मेल में डक्ट और फीमेल में डक्ट। ठीक है, मेल में बनता है बेटा वॉल्फियन डक्ट बनता है। ठीक है, यहां आता है तुम्हारा वॉल्फियन डक्ट, और दूसरे वाले में आता है आपका मुलेरियन डक्ट। ठीक है, मुलेरियन डक्ट बेटा फीमेल का डेवलपमेंट करता है, मतलब ये क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। और जो वॉल्फियन डक्ट होता है बेटा, ये डेवलप करेगा आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब भाई सिंपल सी बात है, सर्टोली सेल किस में होगा बेटा, मेल फीटस में होगा। तो जो सर्टोली सेल होता है बेटा, वो MIS रिलीज किया था ना, ये MIS आकर के इस वाले मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देता है, ताकि मेल का डेवलपमेंट हो सके, ना कि फीमेल का डेवलपमेंट यहां पे हो। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट बन जाएगा भाई कि MIS रिलीज होता है, MIS रिलीज कहां से रिलीज हुआ, रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। ठीक है, एंड inhibit the further development of and inhibit the further development of
फर्दर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा, जो नाम है मुलेरियन डक्ट, ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट को टोटली क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। और जब ये फीमेल डक्ट रुक जाएगा बेटा, तो ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है मेल का, एंड डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये क्या कराता है, डेवलप कराता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा MIS का फंक्शन। यदि वॉल्फियन डक्ट डेवलप हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो क्या करता है, ये टोटल कंडीशन आपके टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होती है। जब किसी बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, किसका, टेस्टोस्टेरोन का, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, वॉल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डेवलपमेंट ऑफ कौन सा डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेल बॉडी का सबसे मेन सेल कौन है, सर्टोली सेल, सबसे मेन हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से रिलीज नहीं हो रहा है, ओके, अभी टेस्टिस डेवलप नहीं है बेटा। तो इनिशियली यदि हम बात करें, यहां पे डेटा सेट कर लेना, इनिशियली टेस्टोस्टेरोन, एक मिनट, टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड फ्रॉम कहां से रिलीज होगा बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, कौन से लेयर से, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से ये रिलीज होता है, ठीक है। अब इनिशियल जो 2 मंथ प्रेगनेंसी कंडीशन होती है बेटा, तो HCG हार्मोन जो कि आपके प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर दी सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड वॉल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो इनिशियली कब की बात कर रहे हैं, तो बेटा 2 मंथ, इनिशियल 2 मंथ में यहाँ पे जो तुम्हारे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के नाम से जानते हैं इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स यहां से बेटा रिलीज होकर के ये प्रमोट करते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड को, ताकि वो रिलीज कर सके आपका टेस्टोस्टेरोन, बट आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। यदि हम बात करें तो भैया यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ, जब 2 महीने के बाद प्रॉपरली टेस्टिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, टेस्टिस एंड ICL आर फॉर्म्ड, तो टेस्टोस्टेरोन यहां से निकलेगा, ठीक है। देन स्टिमुलेट HCG आपके स्टिमुलेट कर रहा है ICL को टू व्हाट बेटा, रिलीज टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बेटा, तो ये इसको रिलीज करवा देगा, ओके। चलिए, हुआ क्या प्रोसेस पहले भाई, मान लो जाइगोट बना, और जाइगोट में हमने देखा कि भैया सेक्स क्रोमोसोम X और Y है, ठीक है, मतलब डिसाइड हो गया कि मेल का डेवलपमेंट होना है। तो सबसे पहला जो मंथ है बेटा 2 से 4 वीक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ग्लैंड्स अभी तो बनते हैं, ठीक है, मुलेरियन एंड वॉल्फियन, मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट दोनों का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब जब दोनों बन जाएगा तो क्या होगा, 1 to 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने के आसपास में ये रिलीज करेगा MIS, और MIS क्या करेगा, ओनली वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट करेगा, ओनली
वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। MIS, ये बंदा किससे स्टिमुलेट है? HCG से। HCG दोनों काम करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोनों रेंज ले लो। HCG का पहले सेकेंड मंथ की बात कर लेते हैं और उसके बाद में 2 से लेकर के 9 मंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसने एड्रिनल को कहा, बाद में इन्होंने टेस्टिस के डेवलपमेंट के बाद टेस्टिस को कहा कि भैया तुम रिलीज करो, क्या रिलीज करो? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करो। तो ये बंदा जो है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, वाई क्रोमोसोम जो है वो आपके मेल बॉडी में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम में बेटा टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग रीजन होता है जिसको SRY जीन भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहां याद रखना कि हमारा जो वाई क्रोमोसोम है, ठीक है भाई, वाई क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकुलर, ठीक है, टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग रीजन, इसको शॉर्टकट में SRY जीन के नाम से जानते हैं, which are responsible for providing the transcription factor that define the maleness, okay। तो ये सॉरी जीन क्या करता है? तो याद रखना बेटा, responsible for providing the ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। ये डिफाइन करता है मेलनेस को, डिफाइन मेलनेस, ठीक है। तो ये रही बात आपके सर्टोली सेल की कुछ बातें जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है, ओके। अब देखो तो यहाँ सर्टोली सेल के कितने फंक्शन होंगे बेटा? अभी तो हम भूल गए ना कि कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये देखो, तो हम सेकेंड फंक्शन की बात अभी तक कर रहे थे। चलिए नए फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन नंबर 3 सर्टोली सेल की ही बात हो रही है, ठीक है। सर्टोली सेल के पास बेटा लिपिड और ग्लाइकोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर दो, सर्टोली सेल, ठीक है, आर रिच इन लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से भरा होता है, मतलब इनके पास में आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा होगा क्योंकि लिपिड बन रहा है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर कम होते हैं, ठीक है। कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, कौन? सर्टोली सेल। मगर हम तो कहते हैं भाई कि सर्टोली सेल जो है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन बनाता है, मगर एस्ट्रोजन बनाना नॉट अ प्रोडक्शन थिंग्स ना। ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट पहले मेंशन कर देता हूं कि भैया हार्मोन नहीं बना रहा है, ओके। नो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, नो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय द सर्टोली सेल। आपके सर्टोली सेल से कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट यदि हम बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट करता है। हाउएवर द टेस्टोस्टेरॉन get converted into the cytosol of what? Cytosol of Sertoli cell into क्या बनता है? याद रखना, मतलब ये बना रहा है ना, क्या बना रहा है बेटा? एस्ट्रोजन बना रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन बना रहा है। और ये बनाने का काम मतलब ये कि भैया टेस्टोस्टेरॉन को इस बंदे ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एस्ट्रोजन में। तो टेस्टो को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम क्या है? एरोमेटेज। क्या नाम है? एरोमेटेज एंजाइम है बेटा। ये एरोमेटेज एंजाइम रेगुलेट कर रहा है इसको, ओके।
सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं करता ना, नॉन स्पर्मेटोजेनिक होता है, बट बिना सर्टोली सेल के आपका स्पर्म आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पांचवा जो फंक्शन है कि हमारा जो स्पर्मेटोगोनियम है बेटा, ये चलो ठीक है, हमारा जो जर्म सेल है उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हमको ऐसे कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन। ठीक है ना भाई, आप क्या कहेंगे, मैच्योर्ड कहेंगे इसको। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्कल फॉर्म में दिख रहा है वो कौन है बेटा, स्पर्मेटिड है। और ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं स्पर्म कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। ओके, सो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बना, ये जर्म सेल का काम है। मगर यदि आपको यहां से यहां मैच्योर करना है तो यहां रिक्वायरमेंट होगी आपको सर्टोली सेल की। ठीक है, सर्टोली सेल रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन, फॉर मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ व्हाट बेटा, स्पर्म। ठीक है, इसका मैचुरेशन करने के लिए हमको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी, आपके सर्टोली सेल का होगा। इसलिए नंबर ऑफ सर्टोली सेल जिसमें ज्यादा होती है उसका मेलनेस या स्पर्म का फॉर्मेशन उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल जो है वो कैसा बनता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये नॉन स्पर्मेटोजेनिक है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल है, बट इसका काम क्या है, हाउएवर promote the development of, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ओके, एज विदाउट सर्टोली सेल नो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यदि वो नहीं है तो कोई भी मैचुरेशन का प्रोसेस नहीं होगा और मेल जो है स्टेराइल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फंक्शन को क्या करना है बेटा, कवर करना है। बहुत सारे फंक्शन हैं और सभी के सभी फंक्शन एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत अच्छी होती है, तो इसको आपको याद करना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है मेल में बेटा, ब्लड टेस्टिस बैरियर है। ये भी हमारा सर्टोली सेल कहीं ना कहीं ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, तो यहाँ पे हेडिंग पुट करते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, और ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर का जो फॉर्मेशन होती है वो बेटा सर्टोली सेल के कारण ही होती है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाता हूं, सर्टोली सेल का गुणगान मैं बहुत ज्यादा कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा मान के चले कि भैया आपके पास सर्टोली सेल नहीं है ना, तो ये मान के चले कि आप मेल है, मगर आप मेल ही नहीं है, आपका तेल निकल चुका है। ठीक है, निचोड़ दिया गया है, ऐसा कंडीशन आपका आ जाएगा। तो आपके सीजी सेट में जो लेवल आ सकता है कि सिंपली आपको पूछे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम क्या है और दूसरा बनाता कौन है। ठीक है बेटा, इसका काम यह है कि ब्लड को आपके टेस्टिस से अलग रखता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में कंटेमिनेशन होती है और यदि ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया तो आपके स्पर्म में क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। तो इसका मेन काम है बेटा सेपरेशन करना। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टेस्टिस एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स मतलब ये कि मान लो यहाँ पे हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर रखा हुआ है और यहाँ पे है बेटा ब्लड वेसल्स। तो इन दोनों के बीच में जो पतली सी दीवार होगी सेल की, ऐसा, ये कौन है बेटा, ये तुम्हारा ब्लड टेस्टिस बैरियर है, बीटीबी। और बीटीबी किससे बनता है ये भी याद रख लो, मिड ऑफ सर्टोली सेल, मतलब ये भी सर्टोली सेल से ही बन रहा है। ठीक है, तो सर्टोली सेल आपस में जुड़ करके एक तरह से टाइट जंक्शन बनाते हैं जिससे आपका बनता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक, तो यहां पे नोट करो बेटा, मिड ऑफ सर्टोली सेल
ज्वाइन टुगेदर या अटैच्ड विथ, ठीक है, अटैच्ड टाइटली टू, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा दूसरे वाले सेल से, और वहां पे होगा बेटा टाइट जंक्शन, ठीक है, वन अनदर राइट बाय द टाइट जंक्शन, ठीक है। जंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, टाइट जंक्शन का काम ही है बेटा लीकेज को प्रिवेंट करना, तो यहां भी वो यही काम करेगा, ठीक है। किसी भी अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल को स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में आने नहीं देगा, तो यहां पे एक फंक्शन नोट कर लो इसके बारे में भाई, डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को अलाउ नहीं करेगा फ्रॉम दी ब्लड, ठीक है, ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको आने नहीं देगा, so there is a no chance of mutation during spermatogenesis, okay, so there is no chance, there is no chances of mutation, ठीक है, during spermatogenesis, ओके। तो ये हो गई इसकी बेसिक पॉइंट्स अबाउट द बीटीबी, ब्लड टेस्टिस बैरियर की बात हो गई। ये पूरे जो फंक्शन है बेटा वो एक हार्मोन के स्टिमुलेशन से हो रहा है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। यदि किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया या फिर अब्सेंट रहा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा स्यूडो हर्मोफ्रोडिट कहते हैं, ठीक है, स्यूडो हर्मोफ्रोडिट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि इस एज तक टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट इवन आफ्टर 12th ईयर, ओके, व्हेन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एब्सेंट होगा बेटा, एब्सेंट इवन आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद भी यदि वो न्यूट्रल है, उस हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ये मान के चलेंगे उसको हर्मोफ्रोडिट कंडीशन है, मतलब ये स्टेराइल कंडीशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम नॉर्मली इसके लेवल के बारे में एज के हिसाब से अपन इसको देखें, वैल्यूज देखें, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। जैसे कि एक ग्राफ बना लेते हैं पहले रेड कलर से, ठीक है, इनिशियली इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर ये डेप्थ हो जाता है बेटा, डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद जब 12 ईयर का एज होगा तब वहां से पिक करेगा यहां से, ठीक है, ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है और फिर धीरे से ये क्या होता है, डिक्रीज होने के चांसेस में रहती है, ठीक है। यदि हम ट्राइमेस्टर की बात करें, यहां से लेकर यहां तक का पिक पॉइंट जो है, ठीक है, ये इसको हम ले लेते हैं बेटा ट्राइमेस्टर, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तुम्हारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये तुम्हारा थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये तुम्हारा थर्ड है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो 2.5, ये आपका 5.5, 5.0 बोल देते हैं, ये नैनोग्राम पर ml या फिर माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स में वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये 12 साल की बात, 12 ईयर एज की बात हो रही है, ठीक है। ये हार्मोन जो रेंज आपको दिख रहा है बेटा, ये किसके लिए है, टेस्टोस्टेरोन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, ठीक है। तो 3 ट्राइमेस्टर के बाद में जो वापस से डाउन हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 1 ईयर बेटा, ये आपका 10 ईयर, 10 ईयर से थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये तुम्हारा 12 ईयर, ठीक है। 12 के बाद में जो हाईएस्ट पिक दिख रहा है आपको, ये 17 का एज में होता है, 17 हो गया, फिर 40 मेंशन कर दो, फिर 60 मेंशन कर दो, फिर 80 मेंशन कर दो, और XYZ आप मेंशन कर सकते हो। ये रेंज जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन का भी है, ठीक है,
स्पर्म प्रोडक्शन का रेंज भी, जितना आपका टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही बेहतर स्पर्म का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से चलता है वो देख लेते हैं। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जीएनआरएच, पढ़ चुके हैं इसको। ये जाता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एलएच एंड एफएसएच। ये एलएच एंड एफएसएच में जो एफएसएच होता है, ठीक है, ये इस बंदे की बात कर लेते हैं, ये सीधे जाके बाइंड करेगा सर्टोली सेल से। ठीक है, सर्टोली सेल से रिलीज होता है बेटा इनहिबीन। ओके, आपके एलएच में जब ये बंदा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, आपका जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी है, ये प्रमोट करेगा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो गिव्स नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, सेम कंडीशन आपका सर्टोली सेल का भी है। सर्टोली सेल भी क्या करेगा बेटा, फीडबैक इनहिबिशन देता है, ये ऐसा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, ये हो गया आपका बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा प्यूबर्टी में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है आईसीएल को ताकि टेस्टोस्टेरोन निकल सके, which in turns act the spermatogenesis to initiate the spermatogenesis process by spermatogonium। ठीक है, तो इस तरीके का रेगुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसमें एक हम बेटा रेटेटेस्टिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसका काम क्या है बेटा, कंसंट्रेट करने का काम होता है, मगर कैसे वो देखते हैं। एस्ट्रोजन यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, जब सेमिनिफेरस डिस्चार्ज होता है बेटा, तो कंटेंट कंसंट्रेट हो जाती है। ये जो डिस्चार्ज कंटेंट होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं बेटा, उसमें स्पर्म के साथ में एस्ट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो सिंपली पहले बेसिक नोट कर लेते हैं। टू मेक सेमिनिफेरस डिस्चार्ज, टू मेक सेमिनिफेरस डिस्चार्ज, ठीक है, कंटेंट मतलब इसको हम क्या करेंगे, हाईली कंसंट्रेट करेंगे, कंटेंट कंसंट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस डिस्चार्ज हो रही है ट्यूब्यूल से, उसमें स्पर्म और एस्ट्रोजन दोनों होता है। तो मैंने कहा भैया द डिस्चार्ज ऑफ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनमें दो चीजें होगा बेटा, कंसिस्ट ऑफ एक तो हो जाएगा स्पर्म, और सेकेंड हो जाएगा बेटा एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दो वैल्यूज ऑफ हार्मोन जो है वो यहां से क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा रे डायग्राम देखते हैं, फिर आज का क्लासेस को अपन कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखिए क्या क्या होता है भाई। सबसे पहले क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन रेडिडेस्टिस के सेल से बाइंड करता है। तो नंबर 1 प्रोसेस आपका हो जाएगा क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन ओके स्टिमुलेट करेगा, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट दी सेल्स ऑफ रेटेटेस्टिस। ठीक है, रेटेटेस्टिस के सेल को क्या किया, स्टिमुलेट किया टू एब्जॉर्ब वाटर। इसका जो मेन काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, टू एब्जॉर्ब वाटर, टू मेक क्या, कंसंट्रेटेड डिस्चार्ज। ठीक है, कंसंट्रेटेड डिस्चार्ज। अब यार वाटर को एब्जॉर्ब कराना है तो बिना एक्वापोरिन के तो होगा नहीं। ठीक है ना भाई, तो सबसे पहले एस्ट्रोजन को ले आओ, एस्ट्रोजन
बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, एस्ट्रोजन बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, ठीक है। रिसेप्टर कहाँ है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेटेड टेस्टिस सेल, ठीक है। इससे वो बाइंड हुआ, और जब इससे ये बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे बेटा रिलीज होगा, ठीक है। ऐसा 2-3 बना देते हैं। चलिए भाई, ये बात होगी। तो जैसे ही वो बाइंड करेगा बेटा, एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन होगा। तो मैंने कहा एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन, ठीक है, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय व्हाट? एक्वापोरिन। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब पोर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ओके। सो एब्जॉर्प्शन के कारण वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा बेटा, और स्पर्म कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेटेड क्या करते हैं? स्पर्म का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। जो स्पर्म रिलीज होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, वो इनएक्टिव और नॉन मोटाइल होता है बेटा। अभी जो स्पर्म रिलीज हुआ है, ठीक है, कहां से? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म होता है ना, वो नॉन मोटाइल और बोल देना इनएक्टिव होता है, ओके। सो ये हो गया तुम्हारी कहानी, ठीक है। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है बेटा। इसमें कुछ चीजें और आप देख सकते हैं, जैसे